बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा अंतिम अध्याय 5वां अध्याय चल रहा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और बच्चों, आज का हमारा विषय है पढ़ने का जुनून, यानी लोगों में किस प्रकार से पढ़ने का जुनून पैदा हुआ था। बच्चों, हमने देखा कि मुद्रण के इतिहास को हमने देखा और इसका जो इतिहास था, जैसा कि हम सोच भी नहीं सकते थे, बहुत विस्तृत इसका इतिहास था, बहुत व्यापक इसका इतिहास था। जैसे सबसे पहले लोग हाथों से ही किताबें लिखते थे, हस्तलिखित पांडुलिपियां लिखी जाती थी, लेकिन ये काम बहुत महंगा था, बहुत खर्चीला था, बहुत श्रम साध्य और समय साध्य काम था, बहुत ज़्यादा श्रम लगता था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर समय भी लगता था। और जो पांडुलिपियां होती थी वो बहुत नाजुक होती थी, उनका रख रखाव, इधर उधर लाना ले जाना, वो बहुत सारा कठिन काम था। इसके बाद में चीन ने अपनी दूसरी नई एक तकनीक ला करके रख दी थी और वो तकनीक थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक, जिसके अंदर काठ की तख्ती के ऊपर अक्षरों को, शब्दों को, संख्याओं को, आकृतियों को उकेरा जाता था और फिर उसके ऊपर स्याही लगा करके और कागज़ को उस पर रगड़ करके और किताबें छापी जाने लगी थी। और फिर चीन से ये बढ़ करके यूरोप में ये संस्कृति पहुंच गई थी, ये तकनीक वहाँ भी पहुंच गई थी। और उसके बाद में फिर मुद्रण की क्रांति तो तब आई जब 1448 के अंदर गुटेनबर्ग ने छपाई की नई मशीन का आविष्कार कर लिया था और चारों तरफ किताबें ही किताबें छपने लगी थी। यूरोप में मुद्रण क्रांति आ गई थी और जब किताबें छपने लगी तो लोग उससे रूबरू हुए, किताबों को पढ़ने का उनमें शौक जगा और वो पढ़ने का उनके अंदर जुनून ही पैदा हो गया था। तो आइए हम देखते हैं पढ़ने का जुनून। हम देखेंगे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर पूरे के पूरे यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर साक्षरता बढ़ती जा रही थी। लोग साक्षर होते जा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करने लगे थे। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही थी और अलग अलग संप्रदाय के वहाँ चर्च होते थे। उन चर्चों ने गाँव में जाकर के विद्यालय स्थापित कर दिए थे, स्कूल खोल दिए थे और गाँव के गरीब, किसान, मजदूर, कारीगर, सभी वर्ग के जो लोग थे उनको उसमें वो शिक्षा देने लगे थे, शिक्षित करने लगे थे, उनको पढ़ाने लगे थे। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गाँव में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित किया जाने लगा था। संप्रदाय किसी धर्म का एक उप समूह, कोई धर्म होता है उसके अलग अलग समूह बन जाते हैं, उनमें से एक समूह जो है वो उसका एक संप्रदाय कहलाता है। और आप ये देख लीजिए कि 18वीं शताब्दी के अंत तक तो ये स्थिति आ गई थी कि यूरोप के कुछ ऐसे हिस्से थे जिनमें साक्षरता दर 60% से 80% तक हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़े लिखे लोग होने लग गए थे। 60% से 80% की दर है, वो अपने आप में कोई कम नहीं है। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60% से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों के अंदर जब साक्षरता का प्रसार हुआ और स्कूलों का भी प्रसार होने लग गया था, यानी साक्षरता भी बहुत बढ़ गई थी और स्कूल भी बहुत बढ़ गए थे, तो मानो लोगों के अंदर पढ़ने का एक जुनून ही पैदा हो गया था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, साक्षर होना चाहते थे। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया था। अब पढ़ना था तो उनको किताबें चाहिए थी और किताबों के लिए फिर मुद्रकों ने बहुत अधिक मात्रा में किताबों को छापना प्रारंभ कर दिया था और बहुत अधिक मात्रा में किताबें छपने लग गई थी। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे थे। अब ये किताबें भी तो कई प्रकार की थी, यानी अलग अलग प्रकार की किताबों के बारे में हम देखते हैं। अब चूंकि नया पाठक वर्ग एक अस्तित्व में आया था, पहले जो श्रोता वर्ग ही हुआ करता था, जो सुनते ही थे, अब नया पाठक वर्ग अस्तित्व में आ गया था, इसलिए अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के साहित्य छपने लगे थे। नए पाठकों का ध्यान रखते हुए अलग अलग किस्म का साहित्य छपने लगा था और पुस्तक विक्रेताओं ने जो किताबें बेचने का काम करते थे वो क्या करते थे, फेरी वालों को, और वो अलग अलग जो फेरी वाले गाँव में जाकर के अलग अलग प्रकार की किताबें बेचते थे, छोटी छोटी किताबों को ले जा करके बेचते थे। उन फेरी वालों के द्वारा किताबों को बिकवाना प्रारंभ कर दिया था। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगा दिया था और ये फेरी वाले जगह जगह जाते थे, अलग अलग गांवों में जाते थे, शहरों में, कस्बों में, सब जगह जाकर के किताबें बेचने का कार्य करते थे और इस प्रकार से किताबें चारों तरफ फैलती चली गई थी।
अब ये किताबें कौन सी थी? इन किताबों की बात करें तो मुख्य रूप से इनमें पंचांग थे, इनमें लोकगीत थे, लोक कथाएं थी, इस प्रकार की किताबें ज़्यादा हुआ करती थी। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाओं और लोकगीतों की हुआ करती थी। लेकिन जल्दी ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी बाजार में आ गई थी, यानी लोगों को तो मनोरंजन भी चाहिए था, इसलिए मनोरंजन युक्त किताबें भी बाजार में आने लग गई थी। लेकिन जल्दी ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी थी। और इंग्लैंड के अंदर चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें भी होती थी, और जो इनको बेचने वाले लोग होते थे उनको चैपमैन कहा जाता था। इंग्लैंड में चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। और ये किताबें सस्ती होती थी, इसलिए गरीब तबके के लोग जो थे वो इन चैप बुक्स को खरीद भी सकते थे और इनको पढ़ भी सकते थे, इसलिए वो उनको खरीद करके पढ़ते थे। इन किताबों को गरीब तबके के लोग भी खरीद कर पढ़ सकते थे। अब देखिए चैप बुक्स क्या है। चैप बुक्स एक गुटका यानी छोटी सी पॉकेट नुमा किताब होती थी, बहुत छोटी होती थी, और फेरी वाले जो होते थे वो इनको जगह जगह जा करके बेचने का काम करते थे। और 16वीं शताब्दी में जब मुद्रण क्रांति प्रारंभ हुई थी तब से ये किताबें बहुत लोकप्रिय हो गई थी। ये पॉकेट बुक के आकार की किताबों को कहा जाता था। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे और ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से ही लोकप्रिय हो गई थी। और देखिए फ्रांस में बिब्लियोथीक ब्लू नाम की किताब थी, उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में चलन था। ये छोटी किताब थी, सस्ते कागज पर छपी हुई नीले जिल्द की एक किताब होती थी और इसका फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा चलन था। फ्रांस में बिब्लियोथीक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर नीली जिल्द के अंदर छोटी किताब होती थी। और इसके अलावा 4-5 पेज की प्रेम कहानियों की किताबें भी छपती थी और बिकती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने के प्रेम कहानियां भी थी और अतीत की गाथाओं को गाने वाले जो किताबें भी हुआ करती थी, जिनको इतिहास कहा जाता था। अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। और अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से जो ये किताबें छापी गई थी, इनके आकार और प्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते थे, यानी किसी का उद्देश्य अलग होता था, किसी का अलग होता था। लोगों की दिलचस्पी के हिसाब से किताबें छापी जाती थी, इसलिए उनके आकार और प्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते थे। अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। अब देखिए हम बात करते हैं, पत्रिकाएं भी आ गई थी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही पत्रिकाओं का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया था, पत्रिकाएं भी छपने लग गई थी। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था। और ये जो पत्रिकाएं थी इनमें समसामयिक घटनाएं तो थी ही, इसके अलावा इनके अंदर मनोरंजन को भी परोसा जाने लगा था। समसामयिक घटनाओं के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री भी इनके अंदर आने लग गई थी, क्योंकि लोगों को मनोरंजन भी तो चाहिए था। इन पत्रिकाओं में समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा था। और अखबारों में और पत्रों में युद्ध के बारे में भी जानकारियां होती थी, तो व्यापार के बारे में भी जानकारियां होती थी, तो दूर दराज के दूर दूर देशों के बारे में भी उनके अंदर खबरें होती थी। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। अब देखिए वैज्ञानिक एवं दार्शनिक पुस्तकें भी अब आ गई थी, यानी वैज्ञानिकों से संबंध और दार्शनिकों से संबंधित किताबें भी छपने लग गई थी। और इसलिए वैज्ञानिक और दार्शनिक जो थे वो आम जनता की पहुंच से अब दूर नहीं रह गए थे, यानी क्योंकि वो उनको पढ़ करके उनके बारे में, उनके आविष्कारों के बारे में और उनके बारे में सब कुछ जान सकते थे। दार्शनिकों के चिंतनों के, उनके दर्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं थे। और जो प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ थे उन ग्रंथों को भी संकलित करके उनका भी प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया था। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए थे और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके, इन सब का भी बहुत अधिक मात्रा में छापा जाने लगा था। नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए थे। और जब आइजैक न्यूटन जैसे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने आविष्कारों को छपवाना प्रारंभ कर दिया, उनका प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था, तो जो विज्ञान की समझ रखने वाले लोग जो थे वो उनकी किताबों को खरीदने लगे थे। यानी एक उनके लिए भी अलग से पाठक वर्ग तैयार हो गया था, वो जो बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था।
जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध वाला एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। यानी जो विज्ञान को समझता था, जो विज्ञान का ज्ञान रखता था या विज्ञान की जानकारियां लेना चाहता था, इस प्रकार से विज्ञान बोध का एक पाठक वर्ग उनके लिए अलग से तैयार हो गया था जो वैज्ञानिकों की किताबों को पढ़ना चाहते थे। और देखिए, टॉमस पेन है, वॉल्टेयर है, जोजा रूसो है, ऐसे जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, इनके विचारों को, इनके दर्शनों की किताबें छपने लगी थी और इनको बहुत अधिक मात्रा में लोग पढ़ते भी थे। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़े जाने लगी थी। विज्ञान, तर्क और विवेकवाद, ये सब इन चीज़ों को भी लोकप्रिय साहित्य के अंदर समा गए थे। इनको भी लोकप्रिय साहित्य के अंदर लिया जाने लग गया था, क्योंकि अब लोगों को विज्ञान भी चाहिए था, उनको तर्क भी चाहिए थे और विवेक की चीज़ें भी चाहिए थी। इसलिए लोकप्रिय साहित्य के अंदर इनका भी समावेश हो गया था। विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे थे। और देखिए, 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में एक पत्र लिखा है और उस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा है कि पिछले 20 वर्षों के अंदर किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। यानी पिछले 20 सालों के अंदर, वो 1791 में कहते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर किताबों की बिक्री बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। वो ये भी कहते हैं, वो अब अपनी पूरी उस समय की कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से जो लोग थे, उन लोगों को किताबें चाहिए थी। ज़्यादातर लोग पढ़ने लग गए थे और जो नहीं पढ़ते थे वो भी सुन करके किताबें, सुनने के लिए उनको किताबों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि पढ़ाई का जुनून पैदा हो चुका था। वो कहते हैं कि गाँव के जो लोग थे या गरीब किसान लोग थे, वो अपनी शामों को जोगने और डायने और भूत प्रेत, इनके कहानी किस्से सुनने में ही बिताया करते थे। शाम को बैठ जाते थे और विभिन्न प्रकार के कहानी किस्से जो समूह के अंदर सुनाए जाते थे वो उनको सुनते थे। लेकिन जैसे ही किताबें आ गई तो वो अपने संतानों के द्वारा रोमानी किस्से और अन्य प्रकार के किस्सों को वो संतान उनकी पढ़ करके उनको सुनाती थी और वो उसका बड़ा आनंद लेते थे और अपने जाड़े की रातों को वो छोटी करने लगे थे। यानी ज़्यादा देर तक जगते थे, कहानी किस्से सुनते थे और जाड़े की रातें उनकी छोटी होने लग गई थी। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी शामें डायन, जोगिन और भूत प्रेत कहानियां सुनते हुए बिताते थे, वे अब अपने संतानों द्वारा पढ़े गए रुमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे हैं। यानी उनकी संतान अब उनको जो कहानी सुनाती है, रुमानी किस्से सुनाती है किताबों के द्वारा, वो उनको अब ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहले की बजाय। पहले जब वो डायन, प्रेत, भूत प्रेत इनकी कहानियाँ सुनते थे, उनकी बजाय अब इन किताबों के कहानी किस्से उनको ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनको इतना जुनून था कि उनके बच्चे जब बाजार में जाते थे तो उन बच्चों से वो ये कहते थे कि वहां से किताबें लेकर के आना और किताबें हमको पढ़ करके आप सुनाना। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर के आए। यानी वो, उनका अगर बेटा जॉन शहर जा रहा है तो वो शहर से इस उपन्यास को लेके आए, पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर, और वो उनको ला करके सुनाए। और उनकी जो बेटी डॉली है वो अंडे बेचने जा रही है तो उसे भी कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रूज लेकर ही वापस लौटे। जोसेफ एंड्रूज की जो हिस्ट्री थी उसको वो सुनाएगी डॉली। यानी जॉन और डॉली दोनों ही अगर जाते हैं अपने घर से बाजार में जाते हैं या शहर में या कहीं भी जाते हैं तो उनको सख्त हिदायत दी जाती थी कि वो किताबें लेकर के आए, क्योंकि किताबों से लोगों का बहुत प्रेम हो गया था, किताबें सुनना उनको बहुत अच्छा लगने लग गया था। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। अब देखिए, जब प्रकाशन, मुद्रण प्रारंभ हो गया, पुस्तकों का एक विस्तृत संसार रच गया था, तो फिर दुनिया के जो जालिम लोग थे, जो निरंकुश लोग थे, जो तानाशाह लोग थे, अब उनको हिलना ही था। तो दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं शताब्दी के मध्य तक आमतौर पर यह विश्वास हो चुका था कि प्रगति और ज्ञानोदय, ये दोनों चीजें किताबों के द्वारा ही आ सकती हैं। यानी किताब ही प्रगति कर सकती है और ज्ञान का उदय कर सकती है। 18वीं सदी के मध्य तक आमतौर पर यह विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। और कई सारे लोगों का तो यह मानना था कि जो किताबें हैं ये तो दुनिया ही बदल देती हैं, संसार ही बदल जाता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। किताबें निरंकुशवाद और जो आतंकी राज सत्ता है
उससे समाज को मुक्ति दिला करके और विवेक और बुद्धि का शासन स्थापित कर सकती हैं। यानी जो इस समय राजतंत्र चल रहा है वो निरंकुशवाद है, वो तानाशाह है, वो आतंकी है, वो लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए किताब एक ऐसी चीज है कि उससे मुक्ति मिल जाएगी और एक ऐसा शासन स्थापित होगा समाज के अंदर जो शासन विवेक का होगा, जो शासन बुद्धि का होगा। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। और 18वीं सदी में एक फ्रांस के उपन्यासकार थे जो लुई मर्सिये, वो लुई मर्सिये ने घोषणा की थी। 18वीं सदी में फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की थी कि छापाखाना जो है वो प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। यानी इससे बड़ा कोई भी औजार नहीं है जो हम प्रगति कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा औजार छापाखाना ही है। और इससे जो जनमत की आंधी बनेगी, उस आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, वो वहां से खत्म हो जाएगा। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के जो उपन्यास होते थे, इन उपन्यासों के जो अक्सर नायक होते थे, वो किताबें पढ़ करके उनके जीवन बदल जाते थे। वो किताबें पढ़ते थे बहुत अधिक मात्रा में और उनकी जिंदगी ही बदल जाती थी। वो अक्सर किताबें ही पढ़ते रहते थे, किताबों की दुनिया में रहते थे, उनको किताबों को घोंटते थे और उनकी दुनिया किताब ही हो जाती थी। और अंत में इसका परिणाम यह होता था कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाता था, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे। वे किताब घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद को नष्ट करने में छापे खाने के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा था। यानी मर्सिये ने कहा कि निरंकुशवाद तो खत्म होगा और ज्ञानोदय आएगा, ज्ञान का उदय होगा। और ये काम कौन करेगा? ये छापाखाना करेगा। छपाई के द्वारा किताबें आएंगी, लोगों का मानसिक रूप से विकास होगा और वो इस तानाशाही शासन के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो इसके लिए मर्सिये ने घोषणा की थी कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुमको कांपना पड़ेगा और जो आभासी लेखक है उसकी कलम की जोर के सामने तुम नहीं टिक पाओगे, तुम हिल जाओगे। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, जो तुम शासन कर रहे हो निरंकुश होकर के, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। अब तुमको कांपना पड़ेगा, तुमको डरना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, क्योंकि आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल जाओगे। अब जो लेखक आने वाला है, जो भविष्य का लेखक होगा, वो इस तरह की कलम लिखेगा कि उससे तुमको हिलना पड़ेगा, तुमको डगमगाना पड़ेगा, तुमको हटना पड़ेगा। मर्सिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है। यानी मर्सिये ने यह बताया कि पढ़ने का जुनून भी किस प्रकार का होता था और उन्होंने अपने ऊपर अपनी खुद की कहानी को ही इसमें बयां किया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई मुझे किताब पढ़ते हुए देख लेता तो वो उसको मैं इस प्रकार का दिखाई देता, उसको वो अगर मुझे किताब पढ़ते देखता तो प्यासे आदमी की तरह मैं दिखाई देता। जैसा जो प्यासा आदमी होता है उसको शुद्ध और ताजा पानी मिलने पर उसको वो गट-गट करके पीने लग जाता है, इस प्रकार का मैं दिखाई देता। अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गट-गट पीने लगता है। वो कहते हैं बड़े एहतियात से शाम को जब लाइटें जलती थी तो उसके बाद में बड़े इत्मीनान से मैं किताबों में डूब जाता था, किताबें पढ़ने लग जाता था। नहीं, शाम हुई, लालटेन जली और मेरी किताबें पढ़ने का काम शुरू। बड़े एहतियात से लालटेन जलने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो लेता था। और वो ये भी कहते हैं कि वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ने दर पन्ने बहता चला जाता था। यानी जो वाणी थी उसको समझने में और उसके अर्थ को लगाने के अंदर मैं किताब को दमादम लगातार उसको पढ़ता चला जाता था, अनायास ही में, और अचानक ही मैं रुक ही नहीं पाता था और मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहता था। और वाक और अर्थ के प्रभाव में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था, अनायास और अनजान, दुनिया से बेखबर। मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है और मैं किताब को पढ़ता ही चला जाता था। और खामोशी के इस साये के अंदर घड़ियाल हर घंटे में बजता था पर मुझे सुनाई नहीं देता था, क्योंकि मैं तो किताब पढ़ने में बहुत व्यस्त रहता था। खामोशी के साये में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। और तेल खत्म हो जाने पर लालटेन की जो लौ थी वो पीली पड़ने लग जाती थी, लेकिन मैं फिर भी रुकता नहीं था, मैं तो पढ़ता ही चला जाता था।
तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पड़ता जाता था और बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं करता था। यानी जब जलती रहती है लालटेन की बत्ती तो वो छोटी पड़ जाती है, तो वो उठानी पड़ती है ऊपर की तरफ, तो मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं करता था। और क्योंकि मेरे आनंद के अंदर कोई व्यवधान ना पड़ जाए, मेरे को जो पढ़ने में आनंद आ रहा होता था वो कम ना हो जाए, मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था, मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े। और ये नए विचार किस वेग से मेरे सिर के अंदर घुसते थे मैं जान ही नहीं सकता। पता नहीं कितने स्पीड से मेरे दिमाग के अंदर जो मैं पढ़ता था वो सारा मेरे दिमाग के अंदर घुसता चला जाता था, और मेरी बुद्धि उनको आत्मसात भी बहुत तेजी से कर लेती थी। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। और ये नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे और मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। यानी जिस स्पीड से मैं पढ़ता जाता था, लेकिन वो सारी चीज़ कैसे मेरे दिमाग में घुसती चली जाती थी, कैसे मेरी बुद्धि उस सारी बातों को समझ जाती थी, ये खुद मेरे ही समझ में नहीं आता था। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे मर्सी ने बताया है कि किस प्रकार से वो पढ़ने के अंदर उनको पढ़ने का कितना जुनून था, और जब वो पढ़ना प्रारंभ करते थे तो वो रुकते ही नहीं थे, पढ़ते ही चले जाते थे, पढ़ते ही चले जाते थे। और ये जो सारा रॉबर्ट डॉटसन की किताब से लिया गया है, द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस से 1995 में जो छपी थी उससे इसको उद्धृत किया गया है। अब देखिए हम देखते हैं मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि जो मुद्रण संस्कृति थी ये इसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रच दी थी। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसी समय मुद्रण भी चल रहा था तो इससे उसको बड़ा फायदा हुआ फ्रांसीसी क्रांति को, क्योंकि मुद्रण के द्वारा, छपाई के द्वारा नए नए विचारों को, क्रांतिकारी विचारों को छापा जाने लगा था, तो क्रांति के अंदर इसका बड़ा लाभ मिला था। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। और हम इन बातों को 3 तर्कों के द्वारा देखते हैं। 3 तर्कों को देखते हैं। पहला, जब ये छपाई का काम शुरू हो गया था तो चिंतकों के जो विचार थे उनका काफी प्रचार प्रसार होने लग गया था, सब तरफ उनके विचार फैलने लग गए थे और लोग उनको पढ़ करके और उनको समझने लग गए थे। छपाई के चलते चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ था, और उनके जो प्रसार थे उन्होंने निरंकुशवाद को और जो अंधविश्वास था उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आलोचना पेश की थी। यानी वो जो उस समय अंधविश्वास चल रहे थे समाज के अंदर, उन अंधविश्वासों को भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया था उनको हटाने के लिए, और जो निरंकुशवादी शासन चल रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए वो उन दोनों चीज़ों का उन्होंने बहुत आलोचना की थी। उनके लेखन ने अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की थी। वो ये चाहते थे कि जो रीति रिवाज का शासन चल रहा है ये शासन अब नहीं होना चाहिए, अब तो विवेक और बुद्धि का शासन होना चाहिए। यानी ये जो पहले से परंपरागत शासन चलता आ रहा है, निरंकुशवाद का शासन चलता आ रहा है, इसको हम कब तक झेलेंगे, विवेक और बुद्धि का शासन होना चाहिए। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया था, और उनका यह भी मत था कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। ऐसे नहीं हम किसी भी बात को मान लें और हर बात को अपन ठीक मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तर्क से और विवेक की कसौटी पर कस करके ही हमको उसको मानना चाहिए। उनकी मांग थी कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाना चाहिए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की जो निरंकुश सत्ता थी उसके ऊपर प्रहार किया था, और जो परंपरागत शैली अब तक चली आ रही थी उस परंपरागत शैली को खत्म करके और जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको दुर्बल कर दिया था। यानी अब तक देखा जाए तो चर्च की सत्ता चली आ रही थी, चर्च ने धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रखा था, और जो राज्य का शासन था वो भी बिल्कुल निरंकुश शासन था। उनके ऊपर उन्होंने अपने विचारों से प्रहार किया, और विचारों से प्रहार करके जो समाज की व्यवस्थाएं थी जो पहले से चली आ रही थी उसको दुर्बल करके और नई सामाजिक व्यवस्था बनाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरागत रूप से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया था। और आप देख लीजिए बड़े बड़े दार्शनिक थे, वॉल्टेयर था या रूसो था, उनका बहुत बड़ा उनका पाठक वर्ग था, उनको पढ़ने वाले लोग बहुत थे जो दर्शन को, उनके दर्शन को चाहते थे और उनके चिंतन के बारे में जो विचार करते थे। वॉल्टेयर रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था, और इस पाठक वर्ग ने दुनिया को आलोचनात्मक, सवालिया
और तार्किक सभी प्रकार के नज़र से वो देखते थे। ऐसे नहीं है कि दुनिया में जो देखा वही ठीक है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को और अपने तर्कों के हिसाब से उसके कसौटी पर कस करके उसको वो देखते थे। इनके पाठक दुनिया को एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से देखने लगे थे। अब देखिए, हम दूसरे तर्क की बात करते हैं कि जो ये छपाई का संसार आया, मुद्रण संस्कृति आई थी, ये इसने नए वाद विवाद और संवाद की संस्कृति को जन्म दे दिया था। अब वाद विवाद होने लग गए थे, संवाद होते थे, लोग आपस में एक दूसरे से खूब बहसें करने लग गए थे। छपाई ने वाद विवाद और संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था। अब पुराने मूल्य, संस्थाएं और जो कायदे थे, उन सब को जनता के अंदर उनके ऊपर बहस होने लग गई थी। पुराने मूल्यों पर, जो पुराने मूल्य चले आ रहे थे, उन पर बहस होने लग गई थी। संस्थाओं पे भी, जो पारंपरिक संस्थाएं चली आ रही थी, उन पर भी आम जनता के अंदर बहस होने लग गई थी। और जो पुराने कायदे चले आ रहे थे, उन पर भी बहस होने लग गई थी। और इनके पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी अब इनके अंदर सुधार होना बहुत आवश्यक माना जाने लगा था। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस होने लगी और पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ था। तर्क की ताकत से परिचित ये जो नई जनता थी, नई पब्लिक थी, ये धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने लग गई थी। यानी धर्म और आस्था, धर्म के प्रति जो अंधा विश्वास था लोगों का, अब वो वैसा चलने वाला नहीं है। धर्म का रूप अलग है, इसके प्रति आस्था हमको सही प्रकार से होनी चाहिए, ना कि गलत आडंबरों में हमारी आस्था होनी चाहिए। इसलिए तर्क की ताकत से जो परिचित लोग थे, ये जो नए लोग आए थे, अब इस धर्म को प्रश्नांकित करने लग गए थे। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने लगी थी। और इस प्रकार से जो ये नई दुनिया बनी थी, इसने ही सामाजिक क्रांति का जो नया विचार प्रस्तुत किया था। ये जो नई दुनिया उभर करके सामने आई थी, इससे ही समाज के अंदर क्रांति का विचार उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार से बनी दुनिया से ही सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ था। अब देखिए, तीसरा तर्क देखते हैं हम। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग गया था। यानी राजशाही की नैतिकता के ऊपर लोग बड़े बड़े व्यंग और मजाक, कार्टून वगैरह छापने लग गए थे और इतना साहित्य बन गया था कि उसका ढेर हो गया था। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। और अब सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए थे। यानी समाज की व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है, वो ठीक नहीं है। इस सामाजिक व्यवस्था में बहुत दोष है, उनमें बदलाव होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। अब सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। और ये जो बहुत सारे कार्टून और व्यंग चित्र उस समय छापे जाते थे, इन सब का भाव एक ही होता था, एक ही भाव निकल के आता था कि जो गरीब जनता है, जो असहाय जनता है, वो तो संकट में फंसी हुई है, और जो राजशाही है वो भोग विलास में डूबी हुई है। कार्टूनों और व्यंग चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। और भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने ही लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया था। यानी चोरी छुपे अंदर ही अंदर जो ये साहित्य चल रहा था राजतंत्र के खिलाफ, इस साहित्य को पढ़ करके लोग राजतंत्र के खिलाफ आ गए थे। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया था। और देखिए, 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून यहाँ पर दिखाया गया है, और इस कार्टून के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से कुलीन वर्ग के लोग हैं जो ऐशो आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और जो गरीब असहाय जनता है वो संकट में फंसी हुई है। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आमजन का ये चित्र है, क्रांति से पहले का। और इस व्यंग चित्र के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जनसाधारण, किसान, कारीगर, मजदूर, सब की सब तो संकट में फंसे हुए हैं, और कुलीन वर्ग के लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। इस व्यंग चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। और इस प्रकार के जो कार्टूनों का बहुत अधिक मात्रा में उस समय व्यंग चित्रों और कार्टूनों का चलन हो गया था, और इस चलन ने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका माहौल बनाने में, लोगों का दिलो दिमाग में असर डालने में इसका बड़ा योगदान था। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिलो दिमाग पर खासा असर हुआ था। और देखिए, अंत में हम देखते हैं
कि इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई के द्वारा ही लोगों के जो विचार थे, चिंतकों के विचार थे, उनका प्रचार प्रसार खूब अधिक मात्रा में हुआ था और लोग उनके नए विचारों से परिचित भी हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की थी। लेकिन लोग तो हर तरह की सामग्री पढ़ते थे, उसमें हर तरह की सामग्री होती थी। एक तरफ वो रूसो और वॉल्टेयर का साहित्य भी पढ़ते थे, उसके दर्शन शास्त्र को पढ़ते थे, तो दूसरी तरफ चर्च के और जो राजशाही है उसके प्रोपेगेंडा को भी पढ़ते थे। वो भी अपने बारे में तरह तरह की चीजें छपवाते थे जो उनके लिए अच्छी होती थी। तो लोग तो हर तरह का साहित्य पढ़ते थे। लेकिन लोग हर तरह की साहित्य पढ़ते थे। एक तरफ वे रूसो और वॉल्टेयर पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा भी पढ़ते थे। और वो कुछ बातों को उनमें से स्वीकारते भी थे, तो कुछ बातों को वो नकारते भी थे। जो उनको अच्छी लगती थी उन बातों को वो स्वीकारते थे, क्योंकि वो अपनी तर्क की कसौटी पर उसको कसते थे, और उस कसौटी के हिसाब से जो उनको चीज़ ठीक लगती थी उसको वो स्वीकार करते थे, और जो उनको ठीक नहीं लगती थी उसको वो नकारते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, और वो उन सभी चीज़ों की अपनी अलग ढंग से व्याख्या करते थे, क्योंकि अब लोगों में समझ आ चुकी थी। लोग दर्शन से प्रभावित हो चुके थे, लोग विचारों से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए वो अपने विचार से, अपने ढंग से उनकी अलग प्रकार से व्याख्या करने लग गए थे। फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाहे मुद्रण ने लोगों के दिलो दिमाग में या उनके मानस में पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाला हो, ये मान सकते हैं हम, लेकिन फिर भी उनको अलग ढंग से सोचने के लिए उनको तैयार कर दिया था। यानी अब लोग वैसे नहीं सोचते थे जैसे पहले सोचते थे। यद्यपि मुद्रण का उनके दिलो दिमाग पर बहुत फर्क तो पड़ा था, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें थी जिनसे वो दूसरी तरफ से सोचने लग गए थे। इस तरह से चाहे मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, यानी मुद्रण के द्वारा उनका मानस चाहे पूरी तरह से नहीं रचा गया हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली थी। अब लोगों का दिमाग की रूप से बहुत ज़्यादा विकास हो गया था और वो अलग ढंग से सोचने लगे थे। और इस प्रकार से बच्चों, आज हमने ये जो पढ़ने का जुनून और फ्रांसीसी क्रांति और मुद्रण संस्कृति के बारे में जो उनका आपस में रिश्ता रहा उसके बारे में अध्ययन किया, और हम यहीं विराम लेते हैं। और अगले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जन साक्षरता कैसे विकसित हुई थी। चाहे बच्चे हो, चाहे मजदूर हों, चाहे औरतें हों, महिलाएं हों, सब में साक्षरता का बहुत विकास हो गया था। और इसी के साथ हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।